वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हम बात करते हैं असंजन के बारे में। असंजन के बारे में हेंस विंकलर के अनुसार हमने असंजन को पढ़ा था। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार असंजन को पढ़ा था हमने। लास्ट में हम पढ़े थे प्रोफेसर महेश्वरी के अनुसार दो प्रकार के असंजन के बारे में बात कर रहे थे। एक तो बात कर रहे थे हम अनावर्ती असंजन के बारे में और एक बात कर रहे थे पुनरावर्ती असंजन के बारे में। पुनरावर्ती असंजन के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स थी हमारे पास यहाँ पर। अपस्थानिक गुणता जो है हमारे पास यहाँ पर अपस्थानिक गुणता जो होती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है। ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है अपस्थानिक गुणता। अपस्थानिक गुणता जो होती है उसमें क्या होता है, जो भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास? भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की किसी भी द्विगुणित कोशिका से, इसे देखिएगा जो अपस्थानिक गुणता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसके अंदर क्या होता है, जो भ्रूण का विकास जो होता है वो भ्रूण कोश की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अपस्थानिक गुणता कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कायिक असंजन। कायिक असंजन के अंदर भी थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, बाकी हम पहले बता चुके हैं आपको। कायिक असंजन के अंदर तो बीजांडका है या फिर बीजा अध्यावरण है, अध्यावरणीय कोशिका। अगर इन दोनों से भ्रूण का विकास होता है, किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है? कायिक असंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कायिक असंजन कहलाएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं आगे चलकर? बीजाणुविद असंजन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीजाणुविद असंजन भी कहते हैं। बीजाणुविद असंजन भी कहते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स हमारे असंजन के बारे में जब पढ़ते हैं तो इनको भी देखते हैं। अपस्थानिक गुणता के बारे में, यानी कि भ्रूण कोश की किसी द्विगुणित कोशिका जब भ्रूण का विकास होता है तो क्या कहलाएगी? अपस्थानिक गुणता। और कायिक असंजन का मतलब अध्यावरणीय कोशिका या फिर बीजांडकाय कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे घटना को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? कायिक असंजन कहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे चलकर असंजन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका। तो पहला नंबर 1 तो ये है कि चूंकि इसके अंदर जीनों का पुनर्संयोजन, गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन या मिक्सअप नहीं होता है, जो पैतृक लक्षण होते हैं वो संतति के अंदर सीधे सीधे ट्रांसफर होते हैं। जैसी संतति होती है वैसे, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वैसी कैसी होती है, प्रोजेनी होती है, लक्षणों में समानतलीय होती है। तो यहाँ पर क्लोन के निर्माण के लिए हमने बताया था पहले आपको कि जो क्लोन होते हैं वो आनुवंशिक रूप से और संरचनात्मक दृष्टि से कैसे होते हैं? समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जनक के समान होते हैं। तो क्लोन का जब निर्माण करना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? असंजन का उपयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो पैतृक जो लक्षण होते हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। पैतृक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित बनाए रखने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं हम? असंजन का उपयोग करते हैं। ठीक। तीसरा जो हम बात करते हैं प्योर लाइन प्राप्त करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं आनुवंशिक दृष्टि से लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक
यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए प्योर लाइन। और प्योर लाइन के लिए असंगन का महत्व पूछा जाता है कई बार एग्जाम से। तो असंगन का महत्व क्या है? क्लोन बनाने के लिए, पैतृक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित बनाए रखने के लिए, और वहीं कहीं नहीं उसी से संबंधित लगभग कि जो लाभदायक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक दृष्टि से लाभदायक लक्षण होते हैं, उनको लंबे समय तक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए, प्योर लाइन प्राप्त करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? असंगन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अब तक हम पढ़ चुके थे किसका? असंगन के बारे में बात कर चुके थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए हम बात करते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है कि इसमें बड़े पैमाने पर पादपों का निर्माण किया जाता है। बड़े पैमाने पर पादपों का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या उद्देश्य है इसका। उद्देश्य ये है कि जो कि वन्य पादप हैं, औषधीय पादप, व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो पादप हैं, उनको बड़े पैमाने पर उगाने के लिए, प्रवर्धन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो है यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है इसकी? वन्य पादप, औषधीय पादप, एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों को बड़े पैमाने पर संवर्धन करना। क्या है इसकी आवश्यकता? माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व क्या है कि वन्य पादप हैं, औषधीय पादप हैं, व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप हैं, इनको लार्ज पैमाने पर, वाइड पैमाने पर क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, कल्चर किया जाता है इनका। तो ये जो विधि है इसका उपयोग किया जाता है इसके लिए। अब होता क्या है इसके अंदर देखिएगा, यहां पर हम सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए किस प्रकार विधि अपनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पादप का कोई भी भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, या फिर कोई उत्तक है, या फिर कोई कोशिका है, इसको लिया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में, और इनको हम बोलते हैं कृतोत्तक। क्या बोलते हैं इनको? कृतोत्तक। देखो पादप भाग संवर्धन हेतु कौन कौन से हैं? जड़ है, तना है, पत्ती है, उत्तकीय भाग या कोशिका, इनको लिया जाता है कि ये सारे क्या कहलाते हैं? उत्तक संवर्धन के लिए कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, और कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कृतोत्तक। क्या कहलाते हैं? कृतोत्तक, एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे इनको? एक्सप्लांट बोलेंगे, कृतोत्तक बोलेंगे। अब ये जो कृतोत्तक होता है इनको संवर्धन माध्यम कल्चर मीडिया के अंदर, किसके अंदर? कल्चर मीडिया के अंदर, इनको कल्चर मीडिया के अंदर संवर्धन किया जाता है। कल्चर मीडिया के अंदर विभिन्न पोषक पदार्थ होते हैं, वृद्धि नियंत्रक पोषक पदार्थ होते हैं।
जो क्रतोत्तक होता है, क्रतोत्तक, इसको किसमें, संवर्धन माध्यम में, क्या बोलते हैं इसको, कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम में इनको क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है। संवर्धित किया जाता है। अब ये जो कल्चर मीडिया है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये देखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसके अंदर पादप वृद्धि हेतु, पादप वृद्धि हेतु आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर क्या होता है, पादप वृद्धि हेतु आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके अलावा वृद्धि नियामक या पादप हार्मोन ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जब इनकी सहायता से क्रतोत्तक को, जड़ को, तना को, पत्ती को, उत्तक के भाग को या कोशिका को संवर्धित किया जाता है, तो इससे नए पादप का निर्माण होता है। वो नए पादप का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको आगे चलकर। जो ये क्रतोत्तक लिया है हमने, ये क्रतोत्तक जो होता है, यहां पर जो ये क्रतोत्तक है, बोले तो एक्सप्लांट, इसको किस में डाल देते हैं, पोषक माध्यम में। किसमें डाल देंगे, पोषक माध्यम में। अब जो ये पोषक माध्यम है, संवर्धन माध्यम है, इसमें डालने के पश्चात ये जो क्रतोत्तक है, ये क्रतोत्तक एक छोटे पादप का रूप ले लेता है, विकसित होकर वृद्धि करके किसका रूप ले लेता है, छोटे पादप का रूप ले लेता है, जिसे कहते हैं हम पादपक, प्लांटलेट। क्या बोलेंगे इसको, प्लांटलेट। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है। पादपक किसमें बदल जाता है, क्रतोत्तक पादपक के अंदर। अब प्लांटलेट जो होता है, प्लांटलेट, इसको आगे चलकर कुछ समय के लिए संवर्धन माध्यम से हटाकर, छाया वाले स्थानों में रखा जाता है। छाया युक्त स्थानों पर, पात्रों या गमलों में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ये छायायुक्त स्थानों पर, पात्रों या फिर गमलों में रखा जाता है। इसको गमलों में, पॉट्स में रखा जाता है। अब ये जो पादपक जो है ना, ये पादपक, ये क्या है, सूक्ष्म पौधा, सूक्ष्म पादप पौधा, जिसके अंदर क्या है, मूलांकुर, प्रांकुर, तथा कुछ पत्तियां। ये होती है इसका। ये सूक्ष्म पादप है या पौधा है, जिसके अंदर मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है। मूलांकुर से क्या विकसित होती है, जड़। क्या विकसित होती है, जड़। और प्रांकुर से तना, प्रेरक है। ठीक है, ये जड़ तंत्र विकसित होगा, इससे क्या विकसित होगा, प्रवाह तंत्र विकसित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि क्रतोत्तक लिया था हमने, पादप का कोई भाग लिया था, उस भाग को हमने संवर्धन माध्यम के अंदर, संवर्धन माध्यम कल्चर मीडिया के अंदर रखा।
उस कल्चर मीडिया के अंदर पादप वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, विटामिन खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक, और ये होते हैं। इसके अलावा वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं या पादप हार्मोन होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये लिए जाते हैं, पादप हार्मोन लिए जाते हैं, जो कि जड़ तना, जड़ और तना की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जड़ तना की वृद्धि को क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। कौन करता है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की एक निश्चित अनुपात होता है जो कि जड़ और तना के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पोषक माध्यम है उस पोषक माध्यम के अंदर कोशिका को हमने कुछ समय के लिए संवर्धन माध्यम में रखा और रखने के पश्चात ये जो है कृंतक पादपक रूप के रूप में विकसित होता है। पादपक एक प्रकार का सूक्ष्म पादप या पौधा होता है जो कि मूलांकुर प्रांकुर युक्त पत्तियों कुछ पत्तियों युक्त होता है। ठीक, अब इसके बाद में इस पादप को, ये प्लांटलक को, जो प्लांटलक है ये सॉरी प्लांटलेट है या पादपक है, इस पादपक को कुछ समय के लिए संवर्धन माध्यम से हटाकर छायायुक्त स्थानों पर रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है, हार्डनिंग के लिए। किसके लिए रखा जाता है, दृढ़ीकरण के लिए, दृढ़ीकरण के लिए, हार्डनिंग। किसके लिए, हार्डनिंग के लिए। दृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है कि ये जो पौधा है, ये पादपक है, इसको अगर डायरेक्ट ओपन एरिया के अंदर हम ग्रो कराएंगे तो ये बहुत ही नाजुक कोमल होता है, जिसके कारण अत्यधिक ताप और धूप की वजह से ये झुलस सकता है, ये नष्ट हो सकता है। इस कारण इसको छाए वाले स्थानों पर कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि इसका तना मजबूत हो जाए, जड़ तंत्र विकसित हो जाए, पत्तियां विकसित हो जाए इसकी। उसके पश्चात इसको क्या किया जाता है, हार्डनिंग के पश्चात, दृढ़ीकरण के पश्चात, दृढ़ीकरण के पश्चात, इसके पश्चात, इसके पश्चात दृढ़ीकरण के पश्चात इसको खुले स्थानों पर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, खुले स्थानों पर रोपित किया जाता है। खुले स्थानों पर क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है ताकि ये बाहरी एनवायरनमेंट को आसानी से सहन कर सके और वहां पर पूरी तरह से अपनी वृद्धि और विकास कर सके। चूंकि यहाँ पर जो संवर्धन माध्यम में जो हम कृंतक ले रहे हैं वो कोई पादप या पादप उत्तकीय क्षेत्र होता है या कोशिका होता है। जब इनको हम रोटेट करते हैं पात्र के अंदर तो ये जो उत्तकीय क्षेत्र होता है बहुत सारी कोशिका में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक कोशिका आगे विभाजन करके पोषक माध्यम और प्रजनन पदार्थों की सहायता से जब वृद्धि करती है तो बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कैलस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैलस। क्या बोल सकते हैं, कैलस। ये जो कैलस होता है कोशिकाओं का अविभेदित समूह होता है, कोशिकाओं का अविभेदित समूह। कोशिकाओं में क्या होता है, ये अविभेदित समूह होता है। ये अविभेदित समूह जो होता है वही तो आगे चलकर किस बदलता है, पादपक के अंदर। किसके अंदर बदलता है, पादपक के अंदर, प्लांटलेट के अंदर। किसके अंदर बदलेगा, पादपक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ प्रोतोतक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पहले कैलस के अंदर, और कैलस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पादपक के अंदर। ये प्रोतोतक से क्या बन रहा है, कैलस, और कैलस से क्या बन रहा है, पादपक, और पादपक से क्या बन रहा है, पादप या पौधा। ठीक, इसको एक डायग्रामेटिकली हम थोड़ा समझाएं तो यहाँ पर देखिए हमें इस प्रकार थोड़ा सा इधर देखते हैं। ये देखिएगा भाई, ये हमारे पास कोई पात्र है,
इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पोषक माध्य, क्या डाल दिया इसके अंदर, पोषक माध्य। ये परख नहीं, ठीक है, इन विट्रो, ठीक, पोषक माध्य। अब यहाँ पर हमने कुछ कोशिकाएं डाली है, कोशिकाएं डाल दिया, उत्तक डाल दिया, क्या डाल दिया, उत्तक, किसके रूप में, प्राकृतक के रूप में, किसके रूप में डाला है इसको, ठीक। और यहाँ इसके बाद में क्या होगा, ये आगे विकसित होगा, ये पोषक माध्य है, कोशिकाओं का अनियंत्रित समूह बन जाएगा बहुत सारा, ये क्या बन गए, कैलस, क्या बन गए ये, कैलस बन गए। अब ये कैलस आगे चलकर देखेगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, तो देखेगा बालकों, ये हमारे पास क्या है, बात हो गया, तो यहाँ पर ये पोषक माध्य है, और यहाँ क्या होता है, छोटा सा इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे पादप, छोटे छोटे जो पादप बन गए, इनको क्या बोल रहे हैं, पादप, क्या बोल रहे हैं इनको, प्लांट लेट, क्या बोलेंगे इनको, प्लांट लेट बोलेंगे। अब इन पादपों को आगे चलकर क्या करेंगे, दृढ़ीकरण, क्या करेंगे इसका, दृढ़ीकरण, क्या करेंगे, दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण के अंदर क्या करेंगे, गमलों के अंदर रोपित कर देंगे, कहाँ रोपित कर देंगे, गमलों के अंदर रोपित कर देंगे, या मिट्टी वगैरह डाल दिया इसके अंदर, पोषक पदार्थ डाल दिए कुछ है ना, और अब आगे चलकर हम इसको क्या कर देते हैं, कहाँ पर दृढ़ीकरण किया है इसको, छाया वाले, छाया युक्त स्थान पर, और छाया युक्त स्थान के पश्चात फिर आगे चलकर इसको क्या किया हमने, छाया के स्थान से आगे चलकर इसको हमने फिर आगे चलकर इसको खुले स्थान पर, खुले स्थान पर कहाँ कर दिया, इसका खुले स्थान पर इसको क्या कर दिया हमने, रोपित कर दिया। यह हमारे पास खुले स्थान पर, खुले स्थान पर रोपित, क्या कर दिया, ये खुले स्थान पर रोपित करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के अंदर क्या होता है, कम समय में बहुत सारे पौधों को विकसित किया जा सकता है, बहुत सारे पौधों का संवर्धन किया जा सकता है, ठीक है। चूंकि इसके लिए हम सूक्ष्म लेवल पर कोशिकीय उत्तकीय संरचना का उपयोग करते हैं और उनका ग्रो करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, यानी कि कल्चर करते हैं उनको, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। बड़े पैमाने पर इनकी वृद्धि कराते हैं, संख्या बढ़ोतरी कराते हैं, ठीक है। वांछित गुण वाले जो पादप होते हैं उनको कम समय में अधिक संख्या में प्राप्त किया जाता है इस विधि द्वारा, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा। तो एक बार अगेन हम रिपीट करें सूक्ष्म प्रवर्धन विधि को, तो यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेप हैं वो क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के महत्वपूर्ण स्टेप्स जो बात करें, सूक्ष्म प्रवर्धन
विधि के प्रमुख चरण, विधि के प्रमुख चरण। नंबर 1, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे सबसे पहले संवर्धन माध्यम बनाना। संवर्धन माध्यम का निर्माण, संवर्धन माध्यम। दूसरा है कृतत्व को प्राप्त करना, कृतत्व को प्राप्त करना। तीसरा संवर्धन माध्यम एवं कृतत्व को निर्जलीकृत करना, जलनीकृत करना। ठीक है। चौथा कृतत्व को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करना। पांचवा संवर्धन माध्यम में पादप वृद्धि नियामक, बोले तो पादप हार्मोन को डालना। ठीक। नेक्स्ट छठा स्टेप है हमारे पास, क्या है? कैलस निर्माण। सातवां स्टेप जो हमारे पास है वो है पादप का निर्माण। पादप का। आठवां जो हमारे पास है पादप का दृढ़ीकरण करना। दृढ़ीकरण करना। नवा जो स्टेप है हमारे पास दृढ़ीकृत पादप को खुले स्थान पर रोपित करना। खुले स्थान पर रोपित करना। अगेन रिपीट, सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए हम कुछ चरणों का उपयोग कर रहे हैं। वहां पर हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले संवर्धन माध्यम बनाते हैं। संवर्धन माध्यम में क्या होता है? पादप वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ होते हैं जिनको हम निर्जमीकृत अवस्था में स्टेरिलाइज कंडीशन के अंदर तैयार करते हैं और रखते हैं किसी पात्र के अंदर। अब उसके पश्चात क्या होता है? कृतत्व को प्राप्त करते हैं। कृतत्व को क्या करते हैं? पादप के किसी भी भाग से हम कुछ कोशिकाएं ले लेते हैं, ऊतक के क्षेत्र ले लेते हैं, पत्ती ले लेते हैं, कोई टुकड़ा ले लेते हैं, जड़ तना पत्ती का कोई टुकड़ा ले लेते हैं। वो जो पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? कृतत्व होगा। तो उसको हम प्राप्त करते हैं, उसका क्या करते हैं? हम निर्जलीकरण करते हैं उसका। अब इन दोनों माध्यम, संवर्धन माध्यम और कृतत्व को क्या कर लेते हैं? दोनों को निर्जलीकृत कर लेते हैं ताकि कोई संक्रमण ना हो, कोई रोग ना उत्पन्न हो, निविली जो प्लांट से उत्पन्न होगा उनके अंदर, नवोद्भिद के अंदर। अब कृतत्व को क्या करते हैं? संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। किसी पात्र के अंदर कृतत्व जो लिया था, अभी हमने एक्सप्लांट लिया था, इस एक्सप्लांट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? हम संवर्धन माध्यम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट क्या? ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के पश्चात अब हम देखते हैं कि यह संवर्धन माध्यम जो है उसके अंदर पादप वृद्धि नामक पदार्थ वगैरह डालते हैं, पादप हार्मोन डालते हैं, जैसे साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है। कौन कौन से? जैसे ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इनको क्या करते हैं? हम इसके अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? पात्र के अंदर डाल देते हैं ताकि वृद्धि को नियंत्रित कर सके, जड़ तना वृद्धि को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सके। अब उसके इन स्टेप्स के बाद में क्या होता है? जो हमने एक्सप्लांट के रूप में जो कोशिका या ऊतकीय क्षेत्र लिया था उसमें लगातार विभाजन होता है पोषक पदार्थों की उपस्थिति के अंदर, और विभाजन होने के पश्चात उसको विडोलक की सहायता से हम क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के पश्चात
कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग होने के पश्चात फिर उन्हें विभाजन करती हैं। विभाजन के कारण क्या है, वो गुच्छे बना लेती हैं, अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना लेते हैं। इन अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है अनऑर्गेनाइज जो सेल्स होती हैं, सेल ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कैलस बोलते हैं। इस कैलस में जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं फिर विभेदित होती है, पादप के निश्चित अंगों का भागों का निर्माण करने के लिए निर्धारित होती हैं। तो उन निर्धारण के पश्चात एक छोटा सूक्ष्म पादप रूपी संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं पादपक या प्लांटलेट कहते हैं। अब ये छोटा सूक्ष्म पादप होता है, इसका जो तना होता है वो मुलायम होता है, छोटा होता है, पत्तियाँ भी कुछ होती हैं। इस कारण अगर इसको डायरेक्ट हम धूप के अंदर बाहर खुले वातावरण के अंदर इसको रोपित करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा एक तरह से। इसलिए इसको क्या किया जाता है, छाया वाले क्षेत्रों के अंदर इसका दृढ़ीकरण किया जाता है। छाया वाले क्षेत्रों के अंदर यहाँ से समर्थन माध्यम से निकालकर इसको पादप को क्या किया जाता है, इसका दृढ़ीकरण किया जाता है। दृढ़ीकरण के अंदर क्या है, इसके तने को मजबूत किया जाता है। छाया वाले स्थान पर कुछ दिनों के अंदर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। रखने के पश्चात अब उसके बाद में ये दृढ़ीकरण के पश्चात दृढ़ीकृत जो पादप होता है उसको अब बाहर वातावरण में क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है, जमीन में रोपित कर दिया जाता है। और इस प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा इन स्टेप्स के फलस्वरूप एक नए पादप का निर्माण होता है। चूंकि हम एक पादप को लेकर चल रहे हैं, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे कैलसों का निर्माण होता है, कैल्स का निर्माण होता है कैलस का, और बहुत सारे कैलस अलग अलग पादपों का निर्माण करते हैं, पादपों का निर्माण करते हैं, और उनसे अलग अलग या नंबर ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, संवर्धन होता है। तो इस प्रकार हमने आज आपको असंघनन और प्रीवियस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बात की हमने आपको सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको सॉल्व कर सकें। थैंक यू। ओके।